जय श्री कृष्णा गाइज। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है जब बेटा पिता के अंतिम संस्कार में नहीं आया तो हुआ कुछ ऐसा। जब बेटे ने अपने पिता के अंतिम संस्कार में जाने से किया इनकार तो बहू ने ऐसा क्या किया कि सब देखते रह गए। माया ने नाश्ता देते हुए संदीप से कहा, सुनो, आज सुबह फिर चाचा जी का फोन आया था। तुम आखिर उनसे बात क्यों नहीं करते? तुमने तो बात कर ली ना। संदीप ने नाश्ता करते हुए कहा, गांव में बाबूजी की तबीयत ज़्यादा खराब हो चुकी है। बार बार तुम्हें बुला रहे हैं, ना तो तुम उनसे बात करते हो ना गांव जाने की तैयारी करते हो। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? माया ने गुस्से से कहा। संदीप ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप नाश्ता किया और फिर बैग उठाकर अपने ऑफिस को चल दिया। संदीप को जब वह ऑफिस से लौटा तो उसने माया को बहुत परेशान सा देखा। संदीप को आया देख वह किचन में चाय बनाने चली गई। तभी फोन की घंटी बजने लगी। माया किचन में थी इसलिए संदीप ने फोन उठाया। हेलो, कौन? संदीप बेटा, मैं गांव से चाचा बोल रहा हूँ। तुम्हारे बाबूजी की हालत बहुत खराब है, शायद अब नहीं बचेंगे। जितनी जल्दी हो सके गांव लौट आओ। लेकिन चाचा, मेरी अभी कोई छुट्टी नहीं है, मैं अभी गांव नहीं आ सकता हूँ। आप सब तो हैं ही, सब संभाल लीजिए। बोलकर संदीप ने फोन काट दिया। माया चाय का कप लिए सामने खड़ी थी। उसने सारी बातें सुन ली थी। उसने संदीप से कहा, मैंने दुनिया में ऐसा पहला बेटा देखा है जो अपने पिता की इतनी ज्यादा उपेक्षा करता हो। तुम्हारे पिताजी मृत्युशैया पर पड़े हैं और तुम यहाँ आराम से हो। कैसे बेटे हो तुम? बहुएं तो नायक ही बदनाम है। माया बोलती रही, परंतु संदीप पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चाय पीकर वह चुपचाप बाहर टहलने को चला गया। माया आश्चर्य से उसे देखते ही रह गई। उसकी अगर अपने पिता से 2 दिनों तक बात ना हो तो उसका मन बैठने लगता है, और यहाँ संदीप कैसा है, उसे कोई मतलब ही नहीं। और अगले दिन सुबह सुबह फिर खबर आई, बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तुम आ रहे हो ना बेटा? चाचा जी ने फोन पर कहा। मुझे आते आते समय हो जाएगा चाचा जी, तब तक आप सब क्रियाक्रम कर दीजिए। संदीप ने मरे भाव से कहा। परंतु बेटा, तुम इकलौते बेटे हो और तुम्हारे रहते भला दूसरा कोई अग्नि संस्कार कैसे कर सकता है? चाचा ने कहा। क्यों चाचा जी? माँ का कैसे हुआ? बड़े कड़वाहट के साथ ये बोलकर उसने फोन काट दिया। माया ने जब अपने ससुर जी की मृत्यु की खबर सुनी तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए संदीप से कहा, ठीक है, तुम जाओ या ना जाओ, परंतु मैं अपने बेटे को लेकर अभी के अभी जाऊंगी, कहकर एयरलाइंस वालों को फोन कर टिकट बुक कराने लगी। संदीप ने कुछ नहीं कहा। चुपचाप वह अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। और जब तक ये दोनों गांव पहुंचे बाबूजी का दाह संस्कार हो चुका था। परंतु फिर भी बाकी के कार्यक्रम संदीपों के हाथों संपन्न करवाए गए। गांव की बूढ़ी औरतें सब आपस में कानाफूसी करती नजर आ रही थी। इस बार माया ने ये बात ठान ली थी कि इस रहस्य को वह जानकर ही जाएगी। सारे श्राद्ध कर्म का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद सारे मेहमान धीरे धीरे जाने लगे। सारा घर खाली हो गया। चाचा चाची जी रह गए। अच्छा मौका देखकर माया ने रात के खाने के बाद चाची जी को जब दूध का गिलास देने गई तो उन्हें अकेले देखकर उनसे पूछा था, चाची जी, आज मैं आपको संदीप की सौगंध देकर कुछ पूछना चाहती हूँ। चाची ने माया को आश्चर्य भरी नजरों से देखते हुए कहा, ऐसी
कौन सी बात है बहू जिसे पूछने के लिए तुम्हें संदीप की सौगंध देनी पड़ गई? बात अगर इतनी गहरी ना होती तो मैं सौगंध भी नहीं देती, और मुझे विश्वास है कि आप मुझसे झूठ नहीं कहेंगी, माया ने कहा। अच्छा पूछ, तुझे क्या पूछना है? काकी जी ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। संदीप ने बाबूजी से इतनी दूरी क्यों बनाकर रखी थी? माया ने पूछा। अभी वह दोनों बात कर ही रही थी कि तभी पड़ोस की दादी सास आ गई। वह गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी। आते आते उन्होंने माया की बातें सुन ली थी। अरे तेरी चाची क्या बताएगी? मैं बताती हूँ, मुझसे सुन, कहते हुए धम से वह खाट पर बैठ गई और अपनी आंखों में भर आए आंसुओं को पोंछते हुए वह बोली, आखिर क्यों ना नफरत करे संदीप अपने बाप से? जब से होश संभाला है उसने, तब से अपनी माँ को सताते ही देखा है। आखिर दोष ही क्या था मालती का? पुराने जमाने में बगैर देखे शादी विवाह हुआ करते थे। मालती का घराना काफी पैसे वाला और खानदानी एवं संस्कारी था, और इधर संदीप के दादाजी भी खानदानी जमींदार थे। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा रामेश्वर, छोटा बेटा राजेश्वर। देखने में दोनों मानो कामदेव के अवतार हों, इतने सुंदर और सजीले थे। पास वाले गांव से बड़े बेटे रामेश्वर के लिए मालती का रिश्ता आया और शादी के लिए हाँ कर दी गई। उन दिनों रामेश्वर कोलकाता में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी कर रहे थे। गांव की सादगी से दूर शहर की चकाचौंध में उन्होंने अपने आप को ढाल लिया था। ऐसे में जब अचानक उन्हें गांव बुलाया गया और बगैर उनकी मर्जी जाने ही उन्हें शादी करनी पड़ी, तो ऐसा लगा मानो कि सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। पिता के डर और संपत्ति से बेदखल हो जाने के कारण उन्होंने चुपचाप शादी कर ली। परंतु जब शादी के बाद दुल्हन को देखा तो उनके होश उड़ गए। बेहद छोटे कद की सांवले रंग की एक 8वीं पास लड़की उनके सामने उनकी पत्नी बनी खड़ी थी। उन दिनों 8वीं कक्षा में बोर्ड हुआ करते थे, लिहाजा वह अपने समय की पढ़ी लिखी बोर्ड पास लड़की थी, संस्कारी थी। उन दिनों शादी के लिए यही देखा जाता था। रामेश्वर बाबू ने सपना देखा था कि वह अपने ही समान पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की से शादी करेंगे, परंतु अपने सपनों का ये हश्न देखकर बगैर किसी को बोले रातों रात वह गांव से वापस कलकत्ता को चले गए। बेचारी रात को मालती सुहाग की सेज पर अकेली बैठी रही। पति ने घूंघट उठाकर चेहरा देखा और लौटकर चला गया। फिर बरसों लौटकर न आया। रामेश्वर के पिता ने कई खत लिखे, लोगों को भी कोलकाता भेजा, परंतु रामेश्वर जी लौटकर नहीं आए। राजेश्वर की शादी हुई, भाई की शादी में भी रामेश्वर नहीं आया। रामेश्वर के पिता जब मालती को देखते, दुख से उनका हृदय भर जाता। बिना किसी शिकायत के दिन भर मालती सारे घर के काम करती, ससुर की सेवा करती, साथ में देवर और देवरानी की भी सहायता करती। राजेश्वर अपनी भाभी की बहुत इज्जत करते थे। अपने भाई के रवैया से वह भी बहुत दुखी थे, परंतु उनके हाथों में कुछ भी नहीं था। किसी दिन अगर किसी चीज में मदद कर देते या हमदर्दी के 2 बोल बोल देते, उनकी पत्नी उन्हें ताने देने लगती। मालती सब सुनती भी थी और समझती भी थी, परंतु अपने दुर्भाग्य के आगे और किसी की क्या शिकायत करें। पति द्वारा कुरूप कहकर ठुकराए जाने के पश्चात वह सदा हाथ पर घूंघट में ही रहती। निशब्द सुखों की भांति ही शब्द भी उसके जीवन से विलीन हो गए थे। कुछ भी पूछे जाने का जवाब से सर हिलाकर हाँ या ना में दे देती। रामेश्वर के पिता ये सब देखकर मन ही मन अपने आप को
अपराधी मानकर दुखों के सागर में डूबने लग गए थे और शायद इसी दुख के कारण एक दिन उनका देहांत हो गया। रामेश्वर जी को कोलकाता खबर की गई। साथ ही उन्हें लेने को गांव से कुछ लोग भी गए और उन्हें साथ में लेकर आए, क्योंकि पिता का दाह संस्कार करना था। मजबूरी, बस कुछ दिनों तक रामेश्वर को गांव में रहना पड़ा। क्रियाकर्म खत्म होने के बाद छोटे भाई ने कुछ दिन और रुकने का आग्रह किया, ताकि जमीन जायदाद के बारे में दोनों भाई अच्छी तरह जान लें, और रामेश्वर रुक गए। आखिर जायदाद का लालच किसे नहीं होता। इसी बीच कुछ महिलाएं जो रामेश्वर की भाभी लगती थी, वो सब मिलकर पकड़कर रामेश्वर को जबरदस्ती मालती के कमरे में बंद कर देती थीं और बाहर से ताला लगा देती थी, और वह सब मन ही मन प्रार्थना करती थी, शायद दोनों के बीच प्रेम जाग जाए और बेचारी मालती की तकदीर खुल जाए। लेकिन ये सब कितने दिनों तक चलता। एक दिन रामेश्वर वापस कोलकाता लौट गए और कुछ महीने के बाद पता चला कि मालती के पैर भारी हैं। सारे गांव वालों को बहुत खुशी हुई कि शायद इस बच्चे की वजह से रामेश्वर अपनी पत्नी को अपना ले। परंतु मालती ये जानती थी कि प्यार वाला प्यार कुछ नहीं था, सिर्फ एक जिस्मानी जरूरत, जिसे मजबूरी में रामेश्वर को अपनी पत्नी के साथ पूरी करनी पड़ी। गर्भावस्था में भी वह बेचारी सारे काम करती और देवरानी के हुक्म बजाती। रामेश्वर बेचारे की पत्नी के आगे एक नहीं चलती। ऐसा नहीं था कि मालती के मायके वाले सारी घटनाओं को नहीं जानते थे। वह कई बार मालती को लेने के लिए आए, परंतु मालती अपने मायके नहीं गई। आप सभी ने तो मेरे सुख के लिए ही मेरी शादी की थी, उसने एक पंक्ति में कह दिया कि जो मेरी तकदीर में था वह मुझे मिला। इसमें किसी का कोई दोष नहीं। मैं यहाँ से अब कहीं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरे पिता और भाइयों का सिर नीचा हो। खैर, भगवान उस पर थोड़े मेहरबान हुए। उसने एक गोरे चिट्टे स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। अब तो उस बेचारी को जीने का सहारा मिल गया था, परंतु उसकी देवरानी जलकर राख हो गई। गाहे बगाहे उसने कई बार लोगों के सामने ताने भी दिए कि क्या पता ये बच्चा जेठ जी का हो या मेरे पति का। मालती का कलेजा जल जाता। सिर्फ भगवान के चरणों में अपने आंसू बहा दिया करती। प्रसूति गृह से निकलते ही उस बेचारी ने पहले की तरह घर का काम संभाल लिया। एक तरफ रामेश्वर के बच्चे को संभालती, दूसरी तरफ से काम। राजेश्वर बाबू ने कई बार भाभी की मदद के लिए घर में काम वाली रखी, परंतु उनकी पत्नी ने किसी को टिकने नहीं दिया। वह अपने आप को घर की मालकिन समझती थी। मन में अलगाव का बीड़ा लिए मालती प्रतिदिन अपनी देवरानी से अपमानित होती रही, परंतु उसके जीने का सिर्फ एक ही उद्देश्य रह गया था, उसका बेटा। उसी के पीछे वह अपना दुख भूलने की कोशिश करती। बच्चे के होने के बाद किसी तरह की कोई सेवा और अच्छा भोजन ना मिलने के कारण, ना कोई डॉक्टरी सहायता मिलने के कारण धीरे धीरे मालती को शरीर में बीमारी ने घेर लिया। आखिर उसका था ही कौन जो उसकी चिंता करता। एक ससुर थे, वह भी दुनिया से चले गए। हाँ, गांव के सारे लोग और आंगन की जितनी भी बूढ़ी चाची, सास और दादी थी, वह सभी उसे बहुत मानती थी। मालती ने सोचा था एक बच्चे के सहारे उसके जिंदगी कट जाएगी, परंतु तकदीर को ये भी मंजूर नहीं था। रामेश्वर बाबू तक खबर पहुंच चुकी थी कि मालती को एक बेटा
पैदा हुआ है और बहू बहुत उन्हीं की तरह गोरा चिट्टा सुंदर और स्वस्थ है। वह मालती के ऊपर चरित्रहीनता का आरोप नहीं लगा सकते थे क्योंकि रामेश्वर को सच्चाई का पता था। उधर कोलकाता अपने पड़ोस की शादीशुदा महिला के साथ उनका अनैतिक संबंध बन चुका था। उस महिला के रूप में जाल में वह इतना फंस चुके थे कि वह उसके पूरे घर का खर्च चलाते थे और इनके भी घर की मालकिन बनी थी। इन दोनों के संबंधों की चर्चा खुलेआम होती थी। गांव में भी सब लोगों को इस बात की जानकारी थी। स्वयं मालती को भी पता था। पता नहीं उस महिला के पति किस मिट्टी के बने हुए थे कि उसे अपने पत्नी के अनैतिक संबंधों से कोई आपत्ति ना थी। लेकिन जब अपने पुत्र होने की सूचना मिली तो उन्होंने सोचा अगर वह गांव में रहेगा तो वह भी गंवार ही रहेगा। इसलिए वो कुछ समय का इंतजार करते रहे और 4 साल के बाद अचानक से गांव पहुंचे। सभी गांव वालों ने और उनके छोटे भाई ने भी उनका बड़ा स्वागत किया और मन में एक आशा जागी कि शायद अब वह मालती को अपना लेंगे। परंतु भारी दुर्भाग्य, अगले ही दिन सुबह उन्होंने अपने बेटे को लिया और हुक्म सुना दिया कि उसे लेकर वह कलकत्ता जा रहे हैं। मालती के ऊपर मानो पति का पहाड़ टूट पड़ा। जो बच्चा उसके जीवन की आस था, उसके दूर होने की कल्पना मात्र से मानो उसके प्राण निकले जा रहे थे। रामेश्वर बाबू ने किसी की नहीं सुनी और अपने बेटे को लगभग छीनते हुए गोद में उठाकर चल पड़े। जो बच्चा उन्हें पहचानता तक नहीं था, वह आज उस बच्चे के बाप बनकर आए थे। ना जाने कितने दिनों तक मालती बिना अन्न पानी के अपने कमरे में मुंह छुपाए रोती रही। उधर कुछ दिनों तक तो बच्चे ने परेशान किया, पर धीरे धीरे वह अपनी माँ को भूलने लगा रहा। रामेश्वर बाबू ने अपनी पड़ोसन को ही उसकी माँ के रूप में बताया और इसी तरह लगभग 7 साल बीत गए। और इन 7 सालों में बेचारी मालती हर क्षण अपने बच्चे के लिए तड़पती रही। उन दिनों घर पर फोन भी नहीं हुआ करते थे, बस एक डाकिया की चिट्ठी और तार का इंतजार किया करती थी। लोग मन का ये रोग तंत्र पर भी भारी पड़ा और एक दिन पता चला कि उसे कैंसर हो गया है। उस दिन गांव में किसी के आंगन में चूल्हा नहीं जला। जितनी भी काकी और दादियां थीं, वह भी बेचारी खूब रोईं, परंतु उनके रोने से मालती का भाग्य कहाँ बदलने वाला था। उनके मायके में खबर दे दी गई। उनके सारे भाई और माता पिता आए। सभी का दुख से बुरा हाल था। इतने वर्षों के बाद अपनी बेटी को देखकर मालती की माँ तो बार बार गश खाकर गिर जा रही थी। 5 भाइयों की इकलौती बहन, जिसे बड़े नाजों से पाला था सभी ने, उसके लिए पाए सभी मालती को अपने साथ ले जाना चाहते थे, परंतु उसने स्पष्ट रूप से माँ के साथ जाने से मना कर दिया और बोली, एक परित्याग की हुई पत्नी के रूप में मैं ससुराल से मायके नहीं जाना चाहती। मैं अपने ससुराल से ही सुहागन के रूप में विदा होना चाहती हूँ। अगर आप सब मेरे ऊपर दया करना ही चाहते हैं तो बस एक बार मुझे मेरे बच्चे से मिला दीजिए, बस इतनी ही विनती है। बेचारे हार कर सभी मायके वाले वापस चले गए। इधर जब उसकी देवरानी को उसकी बीमारी की खबर लगी तो उसने आनन फानन में थोड़ी दूर पर वाली जमीन पर अपना घर बनवाया और वहां रहने चली गई। इतनी बड़ी हवेली में बेचारी अकेली दर्द से तड़पती पड़ी रहती। राजेश्वर जी ने अपने बड़े भाई को अपनी भाभी के बीमारी के बारे में खबर कर दी और उनकी इच्छा भी बता दी, पर पत्थर दिल रामेश्वर बाबू का दिल नहीं पसीजा।
उन्होंने अपने छोटे भाई से कहा, मैं वहाँ का कोई हिसाब तो मांगता नहीं हूँ तुमसे, तुम सब तो हो ही, इलाज करवा दो। इस पर राजेश्वर जी ने अपने भाई से कहा, आपको हिसाब मांगने की जरूरत कहाँ पड़ती है भाई साहब, जो कुछ भी होता है वह हम आपको आधे बांट कर भिजवा देते हैं। इतने कठोर मत बनिए भाई साहब, एक बार आकर संदीप को भाभी से मिलवा दीजिए और आप भी मिल लीजिए, शायद वह चैन से मर सकें। परंतु इन बातों का कोई भी प्रभाव रामेश्वर जी पर नहीं पड़ा। पास के आंगन की बूढ़ी काकी मालती के साथ साय की तरह लगी रहती, समय पर दबा देती, जबरदस्ती कुछ खाना खिलाती और उसके मन को बहलाने की कोशिश करती और जी भरकर रामेश्वर को कोसा करती। और फिर एक दिन भी ऐसा आया जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया। उसके बाद सारे गांव वालों को और सारे रिश्तेदारों का धीरज टूट गया। मालती के भाई और गांव के कुछ गणमान्य लोग सभी साथ में राजेश्वर जी को लेकर कलकत्ता पहुंचे। उस वक्त रामेश्वर जी घर पर नहीं थे। जब उनके घर का दरवाजा खटखटाया गया तो उनके एक उसी पड़ोसन ने दरवाजा खोला और परिचय पाने के पश्चात घर में बुलाया और चाय नाश्ते का सामान परोसा। मालती के भाई और राजेश्वर जी ने सारे सामान फेंक दिया और गुस्से से चिल्लाए कि रामेश्वर कहाँ है और संदीप कहाँ है। इसी बीच अपने कमरे से संदीप बाहर निकला। उसे ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वह किसी को पहचान भी नहीं पा रहा था। इसलिए उसने उस महिला से कहा कि माँ, ये लोग कौन हैं? आपके ऊपर क्यों गुस्सा हो रहे हैं? इतना सुनते ही राजेश्वर जी ने संदीप को अपनी ओर खींचा और जोर से चीख कर बोले, यह औरत तुम्हारी माँ नहीं है, वह उल्टा है, जिसने तुम्हारी माँ का सारा सुख चैन छीन लिया। तुम्हारी माँ गांव में मर रही है। तुम्हारे पिता तुम्हें 3 साल की आयु में ही गांव से तुम्हारी माँ से छीन कर यहाँ ले आए थे। कहते हुए गुस्से से कांपने लगे। चलो बेटा, तू अपने कमरे में ही जा। उस महिला ने संदीप को बाहर भेजने की कोशिश की। राजेश्वर ने कहा, ये कहीं भी नहीं जाएगा, ये हमारे साथ सीधे गांव जाएगा। रामेश्वर आए तो उसे कह देना। गुस्से से बाहर आते हुए गांव के मुखिया चाचा ने कहा, और हाँ, रामेश्वर से एक बात जरूर कह देना कि अब हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। मालती के भाई ने उस महिला से कहा, हम सारे लोग मिलकर कानूनी तौर पर कार्रवाई करवाएंगे। सारा समाज, सारे परिवार, सब लोग हमारे पक्ष में हैं, बोल देना। संदीप तो सकते में था। उसे आज तक पता नहीं था कि उसकी माँ कोई और है। उसने तो हमेशा माँ की जगह उस महिला को ही देखा था। अपने पिता के साथ उसे लेकर सभी गांव आ गए। मालती के तो मानो प्राण लौट आए जब उसके राजेश्वर चाचा ने ले जाकर उसकी माँ के सामने खड़ा किया और कहा, देख, ये तेरी माँ है। क्या हालत बना दी है तेरे बाप ने। संदीप बहुत चक्का सा खड़ा होकर उस हड्डियों को, ढांचे को देखता रह गया जिसे सब उसकी माँ बता रहे थे। अब वह 12 साल का बच्चा था। उसे धीरे धीरे सारी बातें समझ में आने लगी। सारे रिश्तेदार, गांव के लोग, चाची, दादी, नानी का, मामा का, सबका मुंह से अपनी माँ की दुर्दशा और अपने पिता के कारनामों को सुनकर उसका हृदय हाहाकार कर उठा। मालती अपने बेटे को गले से चिपका कर खूब रोई। आज शायद भगवान को भी उसके साथ रोने की इच्छा हो जाती। और चारों तरफ से काली घटाएं आईं। धीरे धीरे आंधी और बिजली के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो प्रलय ही आ जाएगी। और ऐसे में बेचारी मालती संदीप को अपने सीने से लगाए रात भर रोती रही। सुबह होने तक रामेश्वर बाबू आ गए थे। आते ही क्रोधित होने का ड्रामा किया, परंतु इस बार पूरे परिवार और गांव वालों के सामने उनकी एक नहीं चली।
सभी ने मिलकर उन पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दे डाली। राजेश्वर बाबू ने अपने भाई से कहा, भाई साहब, भाभी और 2-4 दिनों की मेहमान हैं, इसलिए आप और संदीप 2-4 दिनों तक यहीं रुक जाएं। भाभी की बड़ी इच्छा है कि उसकी चिता को अग्नि संदीप ही दे। इस पर करते हुए रामेश्वर बाबू ने कहा, कानूनी कार्रवाई की धमकी किसे देते हो छोटे? पल भर में ये साबित कर दूंगा कि ये बीमार और पागल औरत मेरे बच्चे को संभालने के लायक नहीं है। दिन भर गांव के सभी लोग रामेश्वर जी को समझाने का प्रयास करते रहे, परंतु उन्होंने किसी की नहीं सुनी और संदीप का हाथ पकड़ा और खींचकर ले जाने लगे। संदीप ने रोते हुए कहा कि पापा, माँ अब नहीं बचेगी। उनके अंतिम समय में तो मुझे साथ रहने दीजिए। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और उस भयानक तूफानी मौसम में रामेश्वर बाबू जबरदस्ती अपने बेटे को लेकर रातों रात निकल गए। मालती बेचारी रोती बिलखती रह गई। बेचारी बेटे के हाथ के साथ काफी दूर तक घसीटती हुई आ गई। संदीप का हाथ पकड़े पकड़े वह रोते हुए बोली, मेरी चिता को अग्नि दे देना बेटा, उसके बाद ही जाना। परंतु रामेश्वर बाबू बेटे का हाथ खींचकर लेकर चलते बने और वह रात इतनी भयानक थी कि लगता नहीं था कि सुबह भी हो पाएगी। कैंसर अपने अंतिम चरण पर था। उस पर इतना मानसिक दुख, रात भर दर्द से मालती तड़पती और चिल्लाती रही। बूढ़ी काकी दवा पर दवा देती रही और गर्म पानी से उसकी शिकायत करती रही। उसकी सांसें टूटने लगी। उसने टूटती हुई सांसों के साथ उन काकी का हाथ पकड़ा और रोते हुए बोली, मेरी चिता को अग्नि मेरे बेटे से ही दिलवाना काकी, ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। और सुबह होते होते उसने दम तोड़ दिया। सभी रो रहे थे। किसी ने कहा कि चलो, उसे इस कुष्ठ से मुक्ति मिली। तुरंत ही भाड़े की गाड़ी कर गांव के बड़े बुजुर्ग कोलकाता को निकल पड़े संदीप को लाने के लिए। वह सब उसके घर पहुंचे और मालती की मृत्यु का समाचार दिया। संदीप को साथ चलने को कहा, परंतु रामेश्वर बाबू ने संदीप को नहीं जाने दिया। कहा, अभी 4 दिनों तक इसकी परीक्षाएं चलेंगी। परीक्षा खत्म होने के बाद हम दोनों गांव आ जाएंगे। जब तक वहाँ छोटे हैं वहाँ संभाल लेगा। आप सब जा सकते हैं, कहकर घर का दरवाजा बंद कर दिया। संदीप रोता हुआ रह गया। अपने पिता के आगे उसकी एक ना चली। उसकी आंखों के आगे से आज भी वही दृश्य नहीं हटता था कि कैसे उसकी माँ रोती हुई उसका हाथ पकड़े हुए कितनी दूर तक जमीन में लुढ़कते हुई आ गई थी और रोती हुई उसकी चिता को अग्नि देने की बात कर रही थी। 7 दिन के बाद रामेश्वर बाबू बेटे को लेकर गांव पहुंचे। तब तक लगभग श्राद्ध के कर्म समाप्ति पर थे। धीरे धीरे समय बीता। संदीप अपनी उच्च शिक्षा के लिए बेंगलोर चला गया और वहीं उसने अपने पसंद की लड़की माया के साथ शादी की। इधर जब धीरे धीरे रामेश्वर बाबू का पैसा खत्म हुआ, नौकरी गई, उनकी रखेल ने भी उससे रिश्ता तोड़ लिया। बेटा उनसे बात तक नहीं करता था। हार कर उन्होंने गांव का रुख किया, परंतु सारे रिश्तेदार और गांव वाले सभी दूर दूर ही रहते, उनसे कोई बात तक ना करता। अब राजेश्वर बाबू तो छोटे भाई थे, इसलिए लोग लाज के लिए कभी कभार उनकी खैरियत पूछ लेते थे। कुछ दिनों तक तो रामेश्वर बाबू अपनी पूरी ठाठ में रहे। ऐसे जताते थे मानो किसी रिश्तेदार और गांव वालों से उन्हें कोई मतलब नहीं और वह अपनी पुश्तैनी जायदाद पर आए हैं। खेती बाड़ी का काम तो राजेश्वर संभालते थे, इसलिए उस काम से उनका कोई लेना देना नहीं था और घर के सारे काम काज वह स्वयं ही कर लेते थे। इस तरह समय बीतने लगा।
अब धीरे धीरे उनका शरीर भी कमज़ोर हो रहा था। अपने बेटे को जब जब फ़ोन लगाते वह कभी फ़ोन नहीं उठाता। उस दिन उनका मन बड़ा दुखी हुआ जब पता चला उनके बेटे ने उन्हें बिना बताए शादी कर ली है। कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि उनको पोता भी हुआ है। उन्होंने अपने बेटे को चिट्ठियां लिखी, फ़ोन लगाए, परंतु किसी का जवाब नहीं मिलता। और एक दिन हार कर वह स्वयं पता पूछते हुए बेंगलोर पहुंचे। बहुत समय लग गया संदीप का घर ढूंढने में। जैसे तैसे फ़ोन नंबर और ऑफिस के पते के जरिए घर का पता लगाया और घर पहुंचे। घर का दरवाज़ा उनकी बहू ने खोला, परंतु वह उन्हें पहचानती नहीं थी। जब परिचय दिया तो आदर सहित अंदर ले गई। संदीप जब घर लौटा तो अपने पिता को देखकर चौंक गया। उसने उनसे कोई बात नहीं की। आखिर हार कर रामेश्वर बाबू ने ही अपने बेटे को कहा, इतने बरस हो गए बेटा, ना तो तुम कभी आते हो ना बात करते हो, और तो और तुमने अपनी शादी और बच्चे की भी खबर नहीं की। आखिर मैंने तुम्हारी परवरिश में कौन सी कमी के, और ये क्या बेटा, तुम्हारे लिए एक से एक सुंदर लड़कियों की लाइन लग जाती, पर तुमने एक ऐसी लड़की से शादी की जिसके साथ तुम्हारा कोई मेल ही नहीं। क्या जरूरत थी इस मद्रासन से शादी करने की? तो क्या करूं बाबूजी, मैं भी आपकी तरह पड़ोस की किसी औरत को रख लूं जो सुंदर हो? बहुत कड़वे शब्द मैं अपने पिता को उत्तर दिया। रामेश्वर बाबू ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपनी नजरें झुका ली। मैं आपकी तरह नहीं हूं, मैं चेहरे के रंग की जगह मन की सुंदरता और गुण देखता हूँ, और जो आपने मेरी माँ के साथ किया शायद ये उसका प्रायश्चित भी है। और आप किसी गलत फहमी में भी मत रहिएगा। मेरी पत्नी मेरी प्रेरणा है। मैंने अपनी पसंद से उसके साथ विवाह किया है। मेरी सच्ची जीवन संगिनी है। कभी भले से भी उसका अपमान करने की कोशिश मत कीजिएगा। और हाँ, मैंने माया को कुछ नहीं बताया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत बनी रहे तो दोबारा कभी हमारे घर मत आइए और ना हमसे कोई संपर्क रखने की कोशिश कीजिएगा, और जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से चले जाएं। एक सांस में संदीप ने अपनी सारी बातें संपन्न की। तब तक माया खाने के लिए बुलवाने को आ गई थी। खाना खाते हुए संदीप ने माया से कहा, पापा के सामान की पैकिंग कर देना और कुछ खाने का भी सामान रख देना। आज रात की ट्रेन है, पापा वापस जा रहे हैं। माया ने कहा, आज सुबह ही तो आए हैं, अभी कुछ दिन रह लेते तो अच्छा होता। मैंने तुमसे जितना कहा है उतना ही करो, कहकर संदीप उठकर अपने कमरे में चला गया। बेचारे रामेश्वर बाबू थोड़ी देर अपने पोते के साथ खेलते रहे और आंसू बहाते रहे। वह समझ चुके थे कि संदीप अपनी माँ का बदला उनसे ले रहा है। उन्होंने चुपके से अपनी बहू माया का फ़ोन नंबर ले लिया था और गांव आ गए। अब जब कभी जी घबराता तो दोपहर के समय जब संदीप अपने ऑफिस में हुआ करता था तो अपने बहू और पोते से बात कर लिया करते। अपने ही हाथों रामेश्वर बाबू ने अपनी जिंदगी का सुख, चैन, मान सम्मान सब खो दिया था। संदीप के समय प्रतिदिन राजेश्वर बाबू अपने भाई से मिलने जरूर आते। थोड़ी देर बैठते, अपने भाई के हाल पर उन्हें भी दुख होता, परंतु वह कुछ कर नहीं पाते। उन्होंने कई काम वाली महिलाओं को भी कहा कि जाकर बड़े भाई के घर काम कर दिया करें, परंतु सभी ने मना कर दिया। उन्होंने अपनी पत्नी से भी कहा कि हमारे घर तो नौकर चाकर लगे हुए हैं, कम से कम 2 वक्त का खाना भाई साहब को भिजवा दिया करो, परंतु उनकी पत्नी ने साफ मना कर दिया। सारे परिवार
और समाज की बेरुखी ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। जब वह बीमार रहने लगे थे, बिस्तर पकड़ लिया था। जितना बन पड़ता था, छोटा भाई आकर देखभाल कर जाता, क्योंकि उसका घर भी उनके घर से कुछ दूरी पर था। साथ रहने पर शायद इतनी परेशानी नहीं होती। और जब अंत समय आया तो उन्होंने भी बार बार संदीप को फोन किया, परंतु संदीप के जवाब के आगे वह चुपचाप रह गई, क्योंकि उन्हें याद था कि जब मालती भाभी का आखिरी वक्त था तो उन सभी ने कितनी विनती की थी भाई साहब और संदीप से रुकने की, परंतु वे लोग ना रुके और उसी रात उनकी भाभी ने प्राण त्याग दिए। और तो और उनकी ये अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं हो सकी कि संदीप उनकी चिता को अग्नि दे, और इसी वजह से संदीप अपने पिता की चिता को अग्नि देने नहीं आया। इतना सब कहानी बताते बताते बूढ़ी काकी फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते ही उसने माया को बताया उस रात जब दर्द से तड़प रही थी और रो रही थी, तो सारी रात में ही उस अभागिन की साथ थी। काश उसकी जगह मैं मर जाती। बड़े दुख झेले जीवन में मेरी बहू ने। उसके लिए कोई भी उसका सगा नहीं था, कहकर वह लेकर रोने लगी। माया ने बड़ी मुश्किल से पानी पिलाकर उन्हें चुप कराया। वह खुद भी रो पड़ी थी और माया को तो मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके ससुर का ऐसा भी रूप था। उसकी आंखों से भी गंगा जमुना की धार बही जा रही थी। उसकी सवालिया नजरें काकी की ओर उठी। उसने कहा कि चाची, आप भी तो एक औरत ही हैं। आपने उस दुखिया औरत पर इतने जुल्म कैसे किए और इतने घटिया आरोप किस तरह लगाए? क्या आपको उन पर जरा सी भी दया नहीं आई? चाची ने अपनी नजरें झुका ली। क्या करती अपनी बूढ़ी चाची सास के आगे झूठ भी तो नहीं बोल सकी। उस दिन सारी रात वह सो नहीं पाई और सुबह होते ही उसने संदीप से वापस चलने को कहा और वे सभी वापस बेंगलोर अपने घर आ गए। घर आकर वह खूब रोई और संदीप से बोली, मुझे माफ कर दो संदीप, मुझे पता नहीं था कि अम्मा जी के साथ इतना सब कुछ हुआ और उन्हें इतना दुख देने वाले बाबूजी ही थे। मैंने आपको कितना भला बुरा कहा, परंतु आपने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। मुझे सच का पता नहीं था और मुझे गर्व है तुम पर और तुम्हारी सोच पर। मुझे जैसी साधारण नैन नक्श वाली लड़की को तुमने अपनी जीवन साथी बनाया और मुझे कितना प्यार करते हो। और वह देर तक रोती रही। संदीप ने कुछ नहीं कहा, बस उसे अपनी बाहों में लिए उसे रोने लगा और उसके मन में भी थोड़ी शांति भी उसको दिलासा देने लगा। और दोनों ने जाकर संदीप की अलमारी को खोला। उनकी अलमारी से मालती जी का फोटो निकालकर, जिसमें मालती जी मुस्कुरा रही थी, उसको दीवार पर लगाकर उस पर माला लगा के उसका पूजन किया। और दोनों ने मन ही मन मालती जी की आत्मा को शांति मिलने की भगवान से प्रार्थना की। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी कहानी आपको सुनने को मिलती रहेगी। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।